कि घर में बाप मर रहा है तो क्या हुआ, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तैयारी करिए, भव्य स्वागत होगा, भव्य मंदिर बनेगा, जय श्री राम का नारा लगाइए। क्या बाप तो मर गया, क्या फर्क पड़ता है? बाप को जिंदा करने के लिए थोड़ी भाजपा को आपने वोट दिया था। बाप के इलाज के लिए तो अस्पताल थोड़ी मांगा था आपने तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर मांगा था। तो क्यों आप ट्विटर पे जाके गालियां दे रहे हैं या सरकार को आप आरोपित कर रहे हैं? हम लोग तो विरोधी हैं ही हैं, पहले भी विरोधी थे, अभी भी विरोधी, क्योंकि उनकी नीतियां इतनी सड़ी हुई हैं कि उसका विरोध करते रहेंगे। पर आप तो कार्यकर्ता हो यार, अपने मालिक को क्यों गालियां दे रहे हो? आ रहा है, हम लोग यही चिल्ला रहे थे ना कि ऑक्सीजन की बात करिए, दवाइयों की बात करिए, डॉक्टर्स की बढ़ाने की बात करिए, अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात करिए, अच्छी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। तो क्या होता था कि विनय दुबे की माँ को खींच के हम बलात्कार करेंगे। आज बाप मर रहा है तो उनको समझ में आ रहा है। घबराइए मत भैया, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे अभी चिताएं और लाशें गिरनी बाकी हैं। थोड़ा समय दीजिए मोदी जी को, अभी तो चुनाव में बिजी थे, अब खाली हुए हैं ना, अब देखिए लाशों की रफ्तार कितनी बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा, क्योंकि भारत में 23% भारतीय जनता पार्टी के वोटर और उनके समर्थक हैं। अब सोचिए इस रेशियो में अगर पूरे देश का हटा दीजिए पार्टी वाइज और इंडिविजुअल वाइज, तो सबसे ज्यादा क्षति भारतीय जनता पार्टी की जो लाशें गिरेंगी, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे गिरेगी। और आप करते रहिए हिंदू मुसलमान लाशों का ढेर, मोदी जी करते रहिए, क्योंकि हमने डिमांड ही नहीं की थी। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में कोरोना वायरस से त्राहिमाम त्राहिमाम हो रखा है। एक एक परिवार में कई कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है और सरकार मस्त है चुनावी रैलियों में। पर इन चुनावी रैलियों के दौरान एक अच्छा फैसला लिया गया जो कि 20-22 दिन पहले ले लिया जाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। और भी तमाम मुद्दों को लेकर के आज विनय दुबे जी के साथ हम जुड़े हैं। और विनय जी, अभी हाल ही में हम लोगों के पास खबर आई है कि ऐसी फिर से आप लोगों ने खलबली मचा दी है, सरकार को लेकर के आप लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि बनारस वाले मिश्रा जी को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। आखिरकार क्यों सरकार के निशाने पर बार बार आप और आपके ग्रुप के लोगों को बनाया जा रहा है? देखिए, मोहब्बत है। हाँ, योगी जी का हमें हमें हमसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम योगी जी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये प्यार का इजहार करने का एक तरीका है। पुराने जमाने में लव लेटर भेजा जाता था, इस जमाने में एफआईआर की कॉपियां भेजी जाती हैं। पुलिस में जबरदस्ती पकड़ के बिठा के प्यार किया जा रहा है इस समय योगी राज में। तो कहीं ना कहीं ये उनका प्यार है, मोहब्बत है, उसका पूरा सम्मान है, क्योंकि हम लोग कानूनी तौर पे हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम डरने वालों में से नहीं है। आप कितने भी एफआईआर कराओ, ये कोई पहला एफआईआर थोड़ी है। अभी पूरी मोदी जी की जो सरकार चलाने वाला जो धन्ना सेठ है अडानी, उसने किया हुआ उसका भी हम लोग केस झेल रहे हैं, अभी ये भी झेलेंगे, आने वाले बहुत सारे केसेस होंगे, वो सब झेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक डर है उनको कि हम लोग उनकी जो सच्चाई है वो जनता तक पहुंचा देते हैं। वो जो ढकना चाहते हैं हम वो चद्दर उधेड़ के फेंक देते हैं और पूरा उनका जो भी अंदरूनी मामला है वो बाहर ला के जनता के सामने दिखा देते हैं। तो वो जनता जागरूक होने लगी है, वो नहीं चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, उनकी कमियों को जाने। तो उनके पास एक ही चीज है, वो या तो डराए धमकाए, उससे हम लोग डरते नहीं है। तो बाकी बनी कानूनी प्रावधान जो उनके हाथ में है, पुलिस उनके पास है, तो एफआईआर कराते रहेंगे। और समझिए कि 9 तारीख को, 9 अप्रैल को ये मिश्रा जी की जमानत होती है। 9 अप्रैल को हम सारे लोग वहां पे होते हैं, बनारस में जाते हैं, जमानत करवाते हैं। और ठीक एक दिन बाद वापस से एक दूसरी एफआईआर लिख दी जाती है। और उस एफआईआर में मैं, मिश्रा जी, राज त्रिपाठी, हम सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया जाता है। और एक ऐसे व्यक्ति के पोस्ट पे हमें जोड़ा जाता है जिसको हम जानते तक नहीं है। जिस व्यक्ति को उसमें मुख्य आरोपी बनाया है उससे हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हमारी पोस्टों पे, हमारी वीडियो पे नहीं एफआईआर हुई है, उसकी पोस्टों पे हुई है। और उसमें ये दिखाया गया है कि हम तीनों उसके जानने वाले हैं, हम लोगों से प्रेरित होकर उसने पोस्ट किया। और एक मामूली सी चीज पे, फेसबुक पोस्ट पे हम पे एफआईआर हो जाती है। यहाँ पे यति नरसिंहानंद सरस्वती जो कहता है हम खून की नदियां बहा देंगे, गर्दन से अलग कर देंगे। आप आम आदमी का विधायक है वो अमानतुल्लाह जी, वो कहते हैं कि हम सर काट देंगे। ऐसे लोगों पे एफआईआर नहीं होती है। और एक थर्ड पार्टी जिसको हम जानते नहीं है, वो एक कुछ लिख दे किसी के बारे में,
तो बस हमें उससे जोड़ दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि हम फेसबुक पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, हम ट्विटर पे हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, उनका स्वागत है। कानूनी तरीके से जो संवैधानिक अधिकार उनको पुलिस को दिया गया है कानून ने, वही संविधान ने हमें भी अधिकार दिया है अपना जवाब देने के लिए, और इसको लेके आगे प्रक्रियाएँ चल रही हैं, देखा जाएगा। इसी के साथ-साथ मैं जानना चाहूँगा, लगातार आप रडार पर तो सरकार की है ही, बंगाल के दौरे पर आप लोग निकले हुए हैं और बंगाल में मोदी जी ने एक अहम फैसला लिया है कि 2 चरणों के चुनाव की रैलियों को रद्द कर दिया गया है। इसे क्या समझा जाए कि बंगाल चुनाव हार रहे हैं, उससे डर कर के ये फैसला लिया है? क्योंकि अब जो दूसरे लहर में कोविड से लोगों की मौत हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए ये फैसला है मोदी जी का? नहीं, ऐसा नहीं है, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, उसका स्वागत भी करना चाहिए। मोदी जी ऐसा नहीं है कि हम उनके व्यक्तिगत दुश्मन हैं या विरोधी हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, उसका हम स्वागत भी करते हैं। ये एक उनका बेहतरीन फैसला था, लेकिन ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। जब कोविड इस तरह से देश में फैल रहा है, जबकि यहाँ पे चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन खैर चुनाव आयोग तो भाजपा के लिए काम कर रही है, खुले तौर पे दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो फैसला लिया गया है इसमें बहुत देरी हुई है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। और रही बात जो एहसान मोदी जी ने देश के ऊपर किया है अपनी रैली को वर्चुअल करके, रैली मना नहीं हुई है बट वर्चुअल कर दिया गया, गैदरिंग अभी भी होगी। गैदरिंग के थ्रू उसमें भी देखा जाए, जो चीज़ हटना चाहिए, मोदी जी की उपस्थिति नहीं होगी उससे ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो भी किया है उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगा, जाइए उनके चरण छूइए। इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने देश की जनता की जान बचाने के लिए की कि अपनी सभा रद्द करके वर्चुअल में ले आएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री जो इस तरह का देश में जनता के हित के लिए काम कर रहा था, दिन-रात 8-8, 6-6 जनसभाएँ कर रहा है, कोरोना फैलाने में इतना बड़ा योगदान दे रहा है, अगर उस बंदे ने आज कुछ लाशें नहीं गिराने का फैसला लिया है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। मैं इस तरह से इस इनके निर्णय को देखता हूँ, और आज जिनकी ज़िंदगियाँ बचेंगी, उनसे निवेदन करूँगा, जो भी उस रैली में जाने वाले थे, उनसे निवेदन करूँगा कि मोदी जी का धन्यवाद करो कि उनकी वजह से आपको कोरोना नहीं फैलेगा। क्या इनको जिहाद नहीं कह सकते हैं सर, भाजपा जिहाद? मुझे ऐसा लगता है। रैलियाँ करे सरकार, सरकार तो चाहती है जनता मरे। उनका तो मेन उद्देश्य ही हो चुका है कि जितनी जनता कम होगी, उतना कम राशन लगेगा, उतना कम अस्पताल लगेगा। तो ये चाह रही हैं, इनके जो कई क्रियाकलाप हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो कहीं न कहीं जनता की लाशों गिराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। किसान आंदोलन आप समझिए 300वाँ दिन के आस-पास पहुँच रहे हैं, 300 डेज़ के नियर बाय आ रहे हैं। कितनी लाशें गिर गई, वो चाहती हैं कि और किसान मरें। कोरोना से देख लीजिए, ऑक्सीजन नहीं है। जिस जिस दिल्ली में मोदी जी खुद रहते हैं, जिनका घर है, वहाँ पे जहाँ पे उनका निवास है, प्रधानमंत्री निवास, उससे 10-10 किलोमीटर की दूरी पे 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार लाशें सड़कों पर जलाई जा रही हैं। बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बट उपकार उन्होंने ये कर दिया कि आज सभा नहीं करेंगे, इतनी लाशें गिर रही हैं, सभा नहीं होगी। धन्यवाद मोदी जी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव में भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कोविड को लेकर के, जहां एक कांग्रेस के प्रवक्ता जो उम्मीदवार थे, उनकी मौत हो जाती है कोविड के चलते। पर बंगाल चुनाव में लगातार रैलियों पे रैलियां होती रहीं। क्या नहीं लगता कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बंगाल चुनाव का सहारा ले रही थी और चुनाव आयोग पूरी तरीके से आंखें मूंदे बैठा हुआ है इन सबको देखते हुए भी? भैया आप क्या चाहते हो? अभी-अभी एक पूर्व चुनाव आयोग को गवर्नर बनाया है ना, तो सबको तो चुनाव आयोग में थोड़ी हमेशा पड़े रहना है। किसी को गवर्नर बनना है, किसी को किसी विभाग का प्रमुख बनना है, किसी को कहीं डिपार्टमेंट में जाना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, बुढ़ापा बिताना है। रिटायरमेंट प्लान होता है, जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं रिटायरमेंट प्लान, वैसे चुनाव आयोग भी इस समय रिटायरमेंट प्लान ले रहा है मोदी जी की मदद से। देखिए ना, गोवा का गवर्नर बना दिया गया है ना, तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, अभी बहुत सारे गवर्नर्स आएँगे, बहुत सारे सेक्रेटरीज आएँगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आएँगे, कहाँ से आएँगे? इसी चुनाव आयोग से आएँगे ना। तो उनके लिए तो मोदी जी कर ही रहे हैं, तो इससे लाशें गिरने से क्या मतलब है? जनता सरकारी ब्यूरोक्रेट की है, आम जनता सरकार जो है ये ब्यूरोक्रेट की है, ये आम जनता की नहीं है। तो जब ब्यूरोक्रेटों के लिए काम होगा, उद्योगपतियों के लिए काम होगा, तो चींटी चींटी और कुत्तों की मौत तो जनता मरेगी ही ना। तो इसमें कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, लेकिन अब जनता को ये समझना चाहिए कि वो चाहते हैं क्या है। हम लोग देखिए निराश हो जाते हैं सर बहुत बार। मुंबई से जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था, मजदूरों का आंदोलन किए, जेल गए, क्या मिला हमें?
2-2 हजार किलोमीटर मजदूर पैदल चल के आया बिहार और वापस से भाजपा सरकार बनाया। जब उनको नहीं पड़ी है, तो हम कितने दिन आंदोलन करके अपने ऊपर मुकदमे लेंगे? और क्यों लेंगे? किस लिए लेंगे? इन जैसे लोगों के लिए जो वापस से इनके घरों में लाशें गिर रही हैं, आज मैं बता रहा हूँ आपको, जिनकी घरों में चिताएं जली है ना, ये वापस जाके भाजपा को वोट देंगे। पूछेंगे विकल्प क्या है? विकल्प नहीं है। लाशें गिर जाएगा, इनका बाप मर जाएगा, इनकी माँ मर जाएगी, इनकी बहन मर जाएगा, घर में जवान बेटे का इंतकाल हो जाएगा, चलेगा, लेकिन वोट कमल के बटन पे ही दबेगा। जब जनता खुद चाहती है कि भाई हम मरना ही है, तो मरिए ना, किसने रोका है? हम लोग कब तक आप लोगों के जगाने के चक्कर में अपनी जेलें जाएँगे? हमारा भी तो परिवार है, हमारी भी खूबसूरत सी एक पत्नी है, खूबसूरत सी 2-2 बेटियाँ हैं, उनको भी देखने का मन करता है, उनके साथ रहने का मन करता है। हम लोग पड़े रहते हैं बंगाल, बिहार, आंदोलन करते हुए जेल चले जाते हैं। जनता को ये सोचना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो? अगर आपको लाशें पसंद है, आपका प्रियजन ना रहे, आपका बाप ना रहे, माँ ना रहे, बेटा ज़िंदा आपके सामने इंतकाल हो जाए, उसकी लाश आप अपने कंधों पे लेके शमशान ले जाके जलाएँ और जलाने के लिए लकड़ियाँ ना मिले, शमशान ना मिले, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा वेट करना पड़े, लाश बदबू मारने लगे, सड़ने लगे, जब ये चाहते हैं आप तो खुल के भाजपा को वोट कीजिए, हम स्वागत करेंगे उसका। लेकिन अब इस सब मामलों पे हम लोग सोचेंगे कि आवाज़ उठाना है कि नहीं उठाना है। क्योंकि जैसे कि विनय दुबे जी आप बता रहे हैं भाजपा जिहाद के बारे में आपने बताया, मैं लगातार ट्विटर जी, पर बना हुआ हूँ। ट्विटर पर कुछ ऐसे भक्त थे, अगर उनके साल भर पहले के पोस्टों को उठा करके दिखाया देखा एकदम, जाए तो वो एकदम। ये कहते हुए नजर आए थे कि अयोध्या भी खुदा है, बनारस भी खुदेगा और मथुरा भी खुदेगा। और अब जो है वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अपील करते रहे कि हमें मदद पहुंचाइए, मेरे पिता की मौत हो गई, अब कुछ नहीं बचा। तो किस तरीके से देखते हैं और कितना बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो सिर्फ कैमरे के आगे चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे कि मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, जो अब फिजा बदलेगी या इसी तरीके से फिजा रहने वाली है? देखिए, इसमें मोदी जी का क्या दोष है? मोदी जी को जो ये अंधभक्त हैं या फिर जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मंदिर के लिए जिताया था ना। 370 हटाने के लिए जिताया था। उनको कभी अस्पताल के लिए थोड़ी जिताया था। कभी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के लिए थोड़ी जिताया था। स्कूल या कॉलेज या हॉस्पिटल्स के लिए थोड़ी जिताया था। तो मोदी जी तो वही डिलीवर कर रहे हैं जो जनता ने मांगा था। मोदी जी से जनता ने मंदिर मांगा, वो भव्य मंदिर बना रहे हैं। उनका स्वागत होना चाहिए। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं सर। हमें तो बहुत चिंता होती है कि प्रभु श्री राम आएँगे तो क्या देखेंगे धरती पर? जब इतना भव्य मंदिर बन के तैयार होगा, जब वो वहाँ पे उनकी मूर्ति रखी जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि भगवान का कुछ अंश उस मूर्ति में आ जाएगा, हम उसका पूजन करेंगे। एक ब्राह्मणों में, हम लोगों में ये होता है। तो जब प्राण प्रतिष्ठा साक्षात उनका अंश जब मूर्ति में आएगा और वो देखेगा कि जनता तो यहाँ मेरे लिए पागल है, उनको अस्पताल, ऑक्सीजन सिलेंडर, शिक्षा से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने भाजपा से जब माँगा जो चीज़ है वो डिलीवर कर रही है। उनके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उसमें पहला सबसे बड़ा आता है कि भव्य श्री राम मंदिर बनेगा। कहीं पे भी लिखा था कि अस्पताल बनेगा? जब वो चीज़ जो हमने डिमांड ही नहीं की है उसके लिए क्यों रोना? और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं से मैंने कहना चाहता हूँ कि घर में बाप मर रहा है तो क्या हुआ? प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तैयारी करिए, भव्य स्वागत होगा, भव्य मंदिर बनेगा, जय श्री राम का नारा लगाइए। क्या बाप तो मर गया, क्या फ़र्क पड़ता है? बाप को ज़िंदा करने के लिए थोड़ी भाजपा को आपने वोट दिया था। बाप के इलाज के लिए तो अस्पताल थोड़ी माँगा था आपने, आपने तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर माँगा था, तो क्यों आप ट्विटर पे जाके गालियाँ दे रहे हैं या सरकार को आप आरोपित कर रहे हैं? हम लोग तो विरोधी हैं ही हैं, पहले भी विरोधी थे, अभी भी विरोधी क्योंकि उनकी नीतियाँ इतनी सड़ी हुई हैं कि उसका विरोध करते रहेंगे। पर आप तो कार्यकर्ता हो यार, अपने मालिक को क्यों गालियाँ दे रहे हो? मुझे देख के बहुत चौंकाना हो रहा है कि बाप ही तो मरा है ना। आप लोग तो रोज ऐसे इस तरह की कितने ही लोगों को, विरोधियों को गालियाँ देते हो, उनकी माँओं को रास्तों पे बलात्कार करने की धमकियाँ देते हो। कितने ही टीवी चैनल आप जो पत्रकार हैं, जो सरकार का विरोध करते हैं, उनकी बेटियों को घर से खींचकर बलात्कार करने की धमकी यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देते हैं ना। आज खुद का बाप मरा तो समझ में आ रहा है। हम लोग यही चिल्ला रहे थे ना कि ऑक्सीजन की बात करिए, दवाइयों की बात करिए, डॉक्टर्स की बढ़ाने की बात करिए, अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात करिए, अच्छी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। तो क्या होता था कि विनय दुबे की माँ को खींच के हम बलात्कार करेंगे। आज बाप मर रहा है तो उनको समझ में आ रहा है। घबराइए मत भैया, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे अभी चिताएँ और लाशें गिरनी बाकी हैं। थोड़ा समय दीजिए मोदी जी को, अभी तो चुनाव में बिज़ी थे, अब खाली हुए हैं ना, अब देखिए लाशों की रफ्तार कितनी बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा, क्योंकि भारत में 23% भारतीय जनता पार्टी के वोटर और उनके समर्थक हैं। आप सोचिए इस रेशियो में अगर
पूरे देश का हटा दीजिए पार्टी वाइज़ और इंडिविजुअल वाइज़, तो सबसे ज़्यादा क्षति भारतीय जनता पार्टी की जो लाशें गिरेंगी, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे गिरेगी। और आप करते रहिए हिंदू-मुसलमान लाशों का ढेर मोदी जी करते रहिए क्योंकि हमने डिमांड ही नहीं की थी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी जी, भी आई हैं जिनके ऊपर बात करना भी लाज़मी है। मनोज जोशी एक एक्टर हैं, वो ट्विटर पर जाकर के लिखते हैं, क्या वो बात करेंगे जो हर घर से अफ़ज़ल निकाल रहे थे, क्या उनके घर से कोई डॉक्टर भी निकलेंगे? तो वहीं हमने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शव वाहन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे थे। किस तरीके से देखते हैं क्योंकि वहीं मुंबई से नागपुर से तस्वीरें सामने आई प्यारे नबी खान जो हैं वो ऑक्सीजन टैंकर दान कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को और इसी के साथ-साथ हम ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि आपके महाराष्ट्र से ही शहजाद खान करके एक शख्स है जो जी, अपनी जी। कार को बेच देता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो कितना बड़ा मैसेज है और कितना बड़ा तमाचा है जो नफ़रती माहौल अब भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनका काम सिर्फ़ नफ़रत फैलाना है, उनको मानवता में या इंसानियत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या आपने यति नरसिंहानम सरस्वती को किसी को कंधा देते हुए देखा है? किसी को ऑक्सीजन पहुँचाते हुए देखा है? किसी के लिए लकड़ियाँ देते हुए देखा है, जिनकी लाशें सड़कों पे गाज़ियाबाद में जलाई गई, लाशें सड़कों पे, फुटपाथ पे जलाया गया। गटर रहता है, गटर के पास में लाशें जलाई गई। इतना इतना हिंदुत्व के ठेकेदार पैदा हो गए थे, पिछले 1 महीने में कि रोज़ मुसलमानों को गालियाँ देना, अब वही प्लाज़्मा की माँग करते हैं। क्या मुसलमान का प्लाज़्मा या वो लेंगे क्या अपने माँ-बाप के लिए? माँ-बाप को बचाना है कि किसी मुसलमान का प्लाज़्मा लगाओगे क्या? पूछना चाहता था मैं उनसे। और उन तमाम लोगों से जो इस तरह की विचारधारा अपने अंदर रखते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। जब माँ-बाप अस्पताल में होता है या बेटा अस्पताल में होता है, तो जिसका खून अगर आप मँगाते हो, उसपे खून पे पूछते हो क्या ये मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है? पता चला किसी मुल्ले का खून चढ़ा दिया गया उसको, तो तब क्या करोगे? किसी मुल्ले का समझो प्लाज़्मा चढ़ा दिया गया, तब क्या करोगे? तो ये सब चीज़ें सिर्फ़ बोलने की होती हैं। इनको अभी नफ़रत की बात करनी हो, मुसलमानों को ख़त्म करना हो तो चलेगा। यही सिप्ला कंपनी जो एक मुस्लिम का है, उसकी इंजेक्शन ये लोग 20-20 30-30 हज़ार रुपए में खरीद रहे हैं। सोचिए मुसलमान का धंधा बढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं बोलना चाहता हूँ उन तमाम कट्टर हिंदू भाइयों से जो मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करते, तुम्हें कसम है प्रभु श्री राम की, कि इस मुल्ले का इंजेक्शन मत लगाना अगर तुम्हारा बाप मर रहा होगा आईसीयू में। अगर तुम सही में हिंदू वाले हो और सही में अपना हिंदुत्व की बात करते हो, तो किसी भी मुसलमान से उसका अस्पताल मत यूज़ करना, उसका खून मत यूज़ करना, उसका प्लाज़्मा मत यूज़ करना, यहाँ तक कि सिप्ला का जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, वो मत यूज़ करना। सालों तुमको कसम है। बाप मरता होगा ना तो कहीं का भी खून उठा के ये चढ़ाएँगे क्योंकि बाप बचाना है, तब नहीं देखेंगे कि मुसलमान है कि हिंदू है। रोज़ जिसका खाना खा रहे हैं वो किस खेत से निकला है इसका पहले पता करना भूलिए उनको। तो ये केवल नफ़रत फैलाएँगे। अभी यति नरसिंहानंद किस बिल में जाके छुप गया है वो बढ़वा? कहीं दिख रहा है क्या आपको? आपको दिखेगा तो मुझे भी बताइएगा। क्योंकि इन जैसे कुत्तों का ना एक ही काम है भौंकना, मुसलमानों को गालियाँ देना ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं अभी भी जो इस तरह की चीज़ों को वैल्यू करते हैं, भाव देते हैं और उसी का नतीजा एक नाजायज़ पैदाइश है ये, जो आजकल आके गालियाँ दे रहा है। अच्छे कामों में नहीं दिखेगा, ये राशन नहीं पहुँचाएगा, पानी नहीं पिलाएगा, बट मुसलमानों की खून की नदियाँ बनाएगा, बहाएगा। उनसे पूछना चाहता हूँ जाके पूछिए, किस बिल में छुप के बैठा है ये?